नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में कुछ ऐसा हो रहा है जो आजाद भारत में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। आपको पता होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री और सबसे सीनियर मंत्री जेल में हैं। लेकिन ये कहानी दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। आज खबर यह है कि कुछ आईएएस ऑफिसर भी फंस सकते हैं। उनमें से एक आईएएस ऑफिसर को समन भी भेजा जा चुका है। झारखंड के आईएएस लॉबी में हड़कंप है, नौकरशाही में हड़कंप है, क्योंकि अगर यह परत खुली तो काफी कुछ बाहर आएगा। इसके अलावा जो मंत्री पकड़े गए हैं वो संथाल परगना के हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सबसे बड़े मददगार होने का आरोप लगा है उन पर। गौ तस्करी उस इलाके में होता है। कहा यह जा रहा है कि मंत्री जी के संरक्षण में सारी गौ तस्करी होती थी। वो इलाका ऐसा है जहां सबसे ज्यादा अवैध खनन हुए हैं हेमंत सरकार के दौरान। कहा जाता है कि सारा अवैध खनन उसी मंत्री और मुख्यमंत्री के लोगों के संरक्षण में होता था। पूरी कहानी क्या है यह समझने के लिए हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय मिश्रा जी हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। अभय जी, बाहर जो लोग रह रहे हैं, झारखंड के बाहर के लोग, वो इतना जानते हैं कि एक आलमगीर आलम मंत्री है, उसके पास से 37 करोड़ रुपए पकड़े गए, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं जानते कि कहानी है क्या। आप बताएंगे? देखिए, ये जो है मामला, ये संथाल आज के दिन में वहाँ पर जल जंगल जमीन के नाम से जाना जाता था। आज वस्तुतः वहाँ जंगल भी नहीं है और जो पहाड़ थे वो पत्थर के रूप में खनन उत्खनन करके गायब कर दिए गए। तथा बालू की तस्करी तो ऐसी हुई, गो तस्करी वगैरह आप तो बता ही रहे हैं। जो स्थिति है ये शुरू हुआ शंभू नंदन कुमार जो शंभू भगत है, तो शंभू भगत 2020 में एक ठेका डाल रहे थे। उस ठेके को लेके उन पर दबाव डाला गया, तो उन्होंने उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। वो बहुत मीडिया में चली भी और उन्होंने एक मुकदमा किया। मुकदमा करने के उपरांत उनके साथ मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद उन्होंने ठेका नहीं लेने दिया गया, उन्होंने और एफआईआर किया। प्राथमिकी करने के बाद उन पर दबाव दिया गया कि भाई आप ये मुकदमा अगर करोगे तो उचित नहीं है। उस मुकदमे में एक ऐसा कार्य हुआ, ये बिल्कुल 24 घंटे में पुलिस पदाधिकारियों ने मिलकर के जांच पूरी कर ली और आरोप पत्र भी दे दिया। आरोप पत्र देने में उन्होंने जो पंकज मिश्रा और जो आलमगीर आलम जो भी उनको दबाव दिए थे कि आप इस ठेके में भाग नहीं लेंगे, उनको दोषी मुक्त कर दिया गया और कह दिया गया इनके लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला। उसके बाद स्वतः रूप से ईडी की जांच शुरू हुई। माफ कीजिए, मैं आपको टोक रहा हूं। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हों कि ये टोल टैक्स क्यों महत्वपूर्ण है उस इलाके में। शंभू भगत नाम का शख्स था जिसके अंडर सारा टोल टैक्स, जो टोल था, नाका था, वो चलता था। अब टोल की लड़ाई क्यों शुरू हुई वो थोड़ा और स्पष्ट कर दिए कि क्यों महत्वपूर्ण है उस इलाके में टोल। ये महत्वपूर्ण ही नहीं, टोल टैक्स और टोल प्लाजा, उस इलाके में म्युनिसिपल का टोल प्लाजा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवैध रूप से उत्खनन किया हुआ जो आपका पत्थर है, अवैध मवेशी है या अवैध कोई भी चीज है, वो ट्रकों से जाती है। अब धुलियान वहां पर एक जगह है, धुलियान बॉर्डर पर टोल टैक्स का नाका है। वहां से अगर ट्रक गिनती जाएगी, उसका नंबर उत्कृत हो जाएगा, सीसीटीवी में आ जाएगा, तो वो परेशानी हो रही थी। क्योंकि अवैध पत्थर, अवैध जो भी चीज जा रही है, तो वहां से बहुत आगे जा रहा है, बिहार जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है। तो उसे तोड़ने, उस क्रिया को, क्योंकि वो अगर दूसरा व्यक्ति रहेगा तो वो हर ट्रक का नंबर लिखेगा, और चूंकि सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बहुत परेशानी होगी वो अवैध उत्खनन करने में। तो वो तो अति महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए आलमगीर आलम चाहते थे कि शंभू भगत हट जाए। जी, आलमगीर आलम ये नहीं चाहते थे कि शंभू भगत हट जाए। शंभू भगत तो हटे ही हटे, और वो ये भी चाहते थे कि इस प्रकार का जो भी टोल टैक्स वसूली का जो ठेका है वो हमारे व्यक्ति को मिले। क्योंकि हमारा व्यक्ति रहेगा तो ट्रकों की गिनती नहीं होगी। आप समझिए बात को, क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसा मोड़ है,
उस जगह से आप कोई भी गाड़ी जाएगी, अगर उसकी गिनती हो जाएगी, ट्रक का नंबर आ जाएगा, तो अवैध खनन उत्खनन को आप आगे ले नहीं जा पाएंगे। तो वो महत्वपूर्ण नहीं, वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके वहां से ही तो सारा झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि उसने दबाव दिया गया कि ये टोल प्लाजा आप नहीं लेंगे, और सिर्फ वो बोला गया कि आप यही टोल प्लाजा नहीं लेंगे जो बिहार की ओर और बांग्लादेश की ओर जाता है। बाकी टोल प्लाजे की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि उससे आप समझ सकते हैं कि गिट्टी कहाँ जा रहा है, बालू कहाँ जा रहा है, अवैध पशुधन कहाँ जा रहा है। अच्छा, आलमगीर आलम कैसा शख्स है? क्योंकि बाहर के लोग नहीं जानते, झारखंड के लोग जानते होंगे कि आलमगीर आलम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद सबसे पावरफुल मंत्री था, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके बारे में कई तरह की अफवाहें हैं कि उनका एक भाई है, बांग्लादेश में बहुत बड़े पद पे ऑफिसर है। फिर पता चलता है कोई इफ्तिखार आलम है, आलमगीर आलम का कोई रिश्तेदार, वो गौ तस्करी में है। फिर खबर आती है कि कोई अली अकबर है जो बांग्लादेशी घुसपैठ का काम देखता है। कोई फिर खबर आती है, मतलब अलग अलग लोगों को कर लिया है। और ये जो वर्तमान में जो आरोप लग रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाया, तो टेंडर मैनेज करके कमाया, तो विधानसभा में नियुक्ति करके कमाया। आरोप तो ये भी है कि विधानसभा में कुछ ऐसे लोगों की भी नियुक्ति हो गई थी जो उस वक्त दुबई में रहते थे। है किस तरह का आदमी? देखिए, मैं अधिवक्ता हूँ, आपका जो प्रश्न है वो राजनीतिक है। वो कैसे व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति नहीं है, इस पर कानून के नजरों में हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, चूंकि मैं शंभू भगत का मुकदमा देख रहा हूँ, हमारे पास साक्ष्य है। चूंकि मैंने रिट याचिका दायर की थी कि शंभूनंदन कुमार का जो याचिका, जो मुकदमा है, उसे सीबीआई में दी जाए, क्योंकि उन पर जानलेवा हमला हुआ था। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश पर, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर उन्हें एक बॉडीगार्ड भी दिया गया। और अजीब बात स्थिति यह है कि जब जांच के लिए आदेशित हुआ, तो सरकार उसे उच्चतम न्यायालय लेके गई, और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में यह रिट याचिका दायर की कि इस मामले में किसी भी प्रकार का ईडी के द्वारा जांच ना हो। हालांकि वो उस याचिका जो झारखंड सरकार ने किया था, उसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। एक मामला अभी भी लंबित है। अब बात ऐसा समझेंगे कि वो कैसे व्यक्ति हैं, नहीं व्यक्ति हैं, वो आप इससे समझ सकते हैं कि सीबीआई के जांच से ही भय है। वो पूरी की पूरी रूप से संलिप्त है उसमें। पूरे के पूरे जो अवैध रूप से पत्थर उत्खनन हो रहा है, अवैध रूप से ठेका मैनेज करने का कार्य हो रहा है, उसमें तो बिल्कुल संलिप्त है, तभी तो साक्ष्य है। और उच्च न्यायालय ने इस पर कहा है, और पूरे साक्ष्य को देखने के उपरांत उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा है कि ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। इस प्रकार के मामले की जांच सीबीआई से करनी चाहिए। हालांकि अभी ये उच्चतम न्यायालय में लंबित है। बाकी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जांच नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई सीबीआई या ईडी इस मामले की जांच करे, इसलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो पंकज मिश्रा गए हैं और राज्य सरकार गया है। तो पंकज मिश्रा का तो संलिप्तता, मैं बार बार ये कहता हूँ, सभी लोग पूछते हैं, अब आपसे पहले भी पूछ चुके कि ये क्या अलग अलग मामले हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, ये जितने भी मामले हैं, इसमें जितने भी लोग हैं, सिर्फ सभी मुकदमों का नंबर अलग अलग है। क्योंकि इसमें इतने अच्छे तरीके से सभी लोग मिले हुए हैं कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। अगर आप साहेबगंज की अवैध पहाड़ को गायब करना, पूरे के पूरे पहाड़ को, पत्थर को, जंगल को गायब कर दिया गया। बालू की तस्करी ऐसी हुई कि पानी के जहाज बीच नदी में डूब गई। रेलगाड़ियों से अवैध तस्करी हुई। पूरे के पूरे ठेके किसी भी विभाग के हो, इस प्रकार से मैनेज हुए। लोग कह रहे हैं 37 करोड़। अरे इसे अगर अच्छे तरीके से जांचा जाए, मैं शपथ पत्र का अध्ययन कर रहा था, लाइव लॉ में छपा था, जो झारखंड ईडी ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, उसमें तो उन्होंने 300 करोड़ का मामला बताया, 3000 करोड़ का एक घोटाला बताया है। ये पूरा ठेका मैनेज, आलमगीर आलम वाला ठेका जो मैनेज करने वाला, आलमगीर आलम के विभाग का, आलमगीर आलम के लोगों का। इस प्रकार से तो संथाल को मिला क्या? संथाल परगना, आज झारखंड का बंटवारा जो हुआ था कि विकास होगा, संथाल में
तो इंसर्जेंसी 1855 में इसी प्रकार से जब अंग्रेज करते थे, पूरे के पूरे जंगल की कटाई करते थे, पूरे के पूरे जंगल अपने कब्जे में ले लेते, तब ऐसी हालत थी। आज दोबारा 1855 के बाद ये हालत हुई है। अब आप देखिए, एक और अजीब स्थिति विडंबना है। लोग कहते हैं कि सीबीआई जांच पूर्ण नहीं कर पाता, ईडी जांच नहीं पूर्ण कर पाता। देखिए, ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1860 में। उस समय केंद्र और राज्य अलग अलग नहीं, एक ही होता था। कोई शेड्यूल नहीं था राज्य प्रकार, राज्य के पास अलग पुलिस, केंद्र के पास अलग पुलिस। आज तो साक्ष्य खत्म होने के बाद ईडी और सीबीआई जांच करती है, साक्ष्य शुरू होने के पहले नहीं। जब साक्ष्य खत्म हो जाता है, शंभू भगत के मामले में यही हुआ। पहले आरोप पत्र दे दिया गया, पंकज मिश्रा निर्दोष है, आलमगीर आलम निर्दोष है। ये झारखंड पुलिस ने जांच करके तुरंत 24 घंटे में केस डायरी लिखना बंद हो गया। केस डायरी लिखने के उपरांत वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद कुछ दिनों में उन्होंने आरोप पत्र दे दिया और उन्होंने ये कह दिया कि इस मामले में पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम बिल्कुल ही दोषी नहीं है। अब बताइए कि जब इतनी तेजी से राज्य सरकार ने साक्ष्य को कर दिया खत्म, अब वहां से शुरू होगी, क्योंकि ये पुलिस का मामला है, ईडी केंद्र का है। तो अब इस तरह से अगर जांच होगी, एक संस्था साक्ष्य को मिटाने में लगा रहेगा और एक संस्था, एक अनुसंधान प्रक्रिया साक्ष्य को इकट्ठा करने में लगा रहेगा, तो भाई जांच में और अनुसंधान में समस्या तो होगी। सर, आप ही के जवाब से एक सवाल निकलता है कि झारखंड में नौकरशाही और पुलिस की भूमिका, खास करके इस वर्तमान हेमंत सरकार में, ऐसा लग रहा है कि वो सरकार की नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो हेमंत सोरेन की नौकरी कर रहे हैं या इस सरकार की नौकरी कर, और हद से ज्यादा जाकर। आप ही बता रहे हैं ना कि 24 घंटे में सारे घपले घोटाले की जांच करके पुलिस ने दे दी रिपोर्ट कि हिरम निर्दोष है। वर्तमान में नौकरशाही की भूमिका कैसी है? खास करके कुछ नौकरशाह 2 जेल गए और लोग कहते हैं कुछ का नंबर बाकी है। देखिए, ऐसा है कि नौकरशाह जो है अधिकारी इतने दबाव में है, और कुछ लालच में कह सकते हैं, दबाव तो नहीं कह सकते हैं पूर्णतः, दबाव से वो अपने आप से कह भी सकते थे कि हम कार्य नहीं करेंगे गलत। मगर झारखंड में तो अभी जो हालत है, नौकरशाही और जो मंत्री मंडल और मंत्री का जो पकड़ है, उन पर गलत कार्य कराने का जो दबाव है, तो ऐसा चलता ही नहीं है। उगाही की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही ऐसी चल रही है, समानांतर सरकार चल रही है। जितना अगर आप जिस प्रकार से सेल्स टैक्स जीएसटी की जो उगाही है, वो उस प्रकार से, जिस प्रकार से उसकी जो कटौती होती है, उसी प्रकार से अवैध रूप से अवैध धन अर्जन की उगाही भी वैसी ही चलती है। मतलब सेल्स टैक्स की तरह हेमंत टैक्स और आलमगीर आलम टैक्स चल रहा है। जी, ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, और तभी तो ये ईडी धन शोधन में लगा पड़ा है। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से धन को संग्रह करना। और ये अगर समांतर बिल्कुल समायोजित कर और इसे बिल्कुल मिलजुल कर एक बड़े रूप से नहीं किया जाएगा, तो आपको लगता है कोई 3000 करोड़, किसी के घर में 37 करोड़, किसी के घर में 100 करोड़, क्या ऐसे ही आ जाएगा? आखिर वो पैसा किसी ने किसी को दिया और उसे संग्रह किया गया, जिसे अवैध रूप से धन शोधन किया गया। तो अफसरशाही अगर नहीं साथ देगा, तो क्या एक मंत्री या एक मंत्रिमंडल या किसी एक नेता के बस का ये बात है कि पूरे समूह में अगर ये संग्रह नहीं हो रहा हो तो ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अराजकता की पराकाष्ठा है। और चूंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरे पास जितना मुकदमा है मैं उतने में ही सीमित रहता हूं, और मैंने जितने अपने मुकदमे को मैंने देखा है, उसमें ही इतने साक्ष्य आए हैं। अरे आपको बताएं, जब शंभू भगत अब ईडी में गवाही देने आ गया, तो उसे धमकियां मिलने लगी कि भाई तुम्हें अब तुम्हारे जान माल को खतरा है। तो मुझे एक उच्च न्यायालय में आवेदन देना पड़ा कि मुझे अंगरक्षक दिया जाए, अन्यथा मेरे जान माल को खतरा है। वो तो भला हो, उच्च न्यायालय के आदेश से अंगरक्षक मिला और एसएसपी को निर्देश पारित हुआ कि इनके जान माल की देख ली जाए, घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, तब आज वो जीवित है। तो इससे ज्यादा अराजकता क्या हो सकती है? मैं स्पेसिफिक आता हूँ। 2 यहाँ आईएएस हैं, बहुत दोनों सीनियर हैं, राजीव अरुणेका, मनीष रंजन। आज दोनों को समन हुआ है।
ये आलमगीर आलम वाले केस में ये मनीष रंजन की क्या भूमिका है, मतलब क्यों उनको समन हुआ है? हमको जानकारी नहीं है, जो उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें मेरे को कोई जानकारी अच्छा, नहीं। ये संभव है कि एक जिले से 3,000 करोड़ का घोटाला हो जाए? एक जिले से नहीं होता है ये। हाँ। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, हम्म, जो एक जिले से 3,000 नहीं, एक पूरे विभाग क्या, हम्म, जो टेंडर का प्रक्रिया है, जब वो बिल्कुल एक कंट्रोल्ड रूप में चलेगा और उसमें एक प्रकार से अपने लोगों को टेंडर दिया जाएगा और देने की प्रक्रिया अवैध रूप से जारी रहेगी, तभी इस प्रकार का 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है। एक जिले से ऐसा कभी नहीं हो सकता एक विभाग से 3,000 करोड़, ये कह सकते हैं? हाँ, एक विभाग से 3,000 करोड़ रुपए बड़ी ही आसानी से हो सकती है, क्योंकि अभी जो इस पर जो जिस प्रकार से जो तंत्र है, तंत्र नहीं बोलेंगे, षड्यंत्र के रूप में धन शोधन की प्रक्रिया चालू है, उसमें तो बड़ा आसानी से हो सकता है। अच्छा, तो मान लिया कि ग्रामीण विकास विभाग है आलमगीर आलम के अंदर 3,000 करोड़, फिर पता चला कि अवैध खनन वाला जो विभाग है वहां ईडी नहीं कहा है 1,000 करोड़, 1200 करोड़ 1,200 करोड़। जी। तो एक एक विभाग में अगर हजार हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है झारखंड में, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सब मिलके, कोई कहता है कि पेयजल विभाग में, कोई कहता है स्वास्थ्य विभाग में जो बन्ना गुप्ता मंत्री हैं, कोई मिथिलेश ठाकुर मंत्री है, कितने का घोटाला है भाई? लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं कि झारखंड में अनुमानित कितने का घोटाला हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रक्रिया है, धन शोधन की अवैध रूप से प्रक्रिया है, 1200 करोड़, 3,000 करोड़, ये बड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। अरे ये तो वो पैसे हैं जो लिखित रूप से है। मान लीजिए अगर 1 करोड़ का ठेका हुआ, उसमें से 10% निकला, तो वो 7 करोड़ रुपए हुए, 10 करोड़ रुपए हुए। अब वैसे जो मैं आलमगीर आलम संथाल परगना के क्षेत्र का कह रहा हूं, बालू कितने करोड़ का गबन हुआ जिसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। अवैध खनन कितने का हुआ, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। वो तो एक अनुमानित 1,200 करोड़ है, अनुमानित 3,000 करोड़ है। ऐसे ज्यादा है जिसका कोई अनुमान ही नहीं है। जैसे पत्थर कितने बांग्लादेश चले गए, कितना ट्रक बांग्लादेश चला गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। संथाल में यही हुआ है। और संथाल बेचारे, संथाली जो है, वो सोचते थे इससे हमारा कार्य मिलेगा, इससे हमारा लाभ होगा, इससे हमारा विकास होगा। जब लैंड एंड रेवेन्यू, जब किसी भी तरह का एक खनिज का पट्टा मिलेगा राइटफुल ओनर को फॉर एक्सकवेशन, तब सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। एक पट्टा जो है ही नहीं, किसी भी पहाड़ को काट के आपने सैकड़ों ट्रक भेज दिया बिहार, बांग्लादेश। सैकड़ों नहीं, सैकड़ों तो सुने हैं एक दिन में जाता था। मतलब मेरा एक उदाहरण के तौर पर कहना था कि हजारों ट्रक ही मान लें। एक दिन में एक आध सौ करोड़ एक आध सौ ट्रक से पत्थर जाता था बिहार और बांग्लादेश। तो उसका तो कोई, वो कम पड़ गया, मालगाड़ी लगाया गया। तो भाई एक बात बताइए, जब वैध रहेगा, ठेका आप 3,000 करोड़ कह रहे हैं, वैध ठेका का परसेंटेज, बट अवैध का कैसे परसेंटेज निकालेंगे? अवैध तो अवैध है ना, उसकी कोई गिनती नहीं है। ट्रक से अनुमान कर सकते हैं, ट्रक भी तो ऐसा नहीं है कि उसकी गिनती हो सकती है। सभी के सभी ट्रक के नंबर है ही नहीं। आप जाके देख ले, किसी भी ट्रक में नंबर होता ही नहीं है उस इलाके में चलने वाले का। अगर लगा भी है तो गलत लगा है, रोक टोक है नहीं, सबका चालान से सबका पैसा यहां से लेकर के वो जहां तक जा रहा है उसका पैसा फिक्स है। वो उसका गिनती नहीं हो सकता है। वो 3,000, 2,000, 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अजीब हाल है। छोटा सा राज्य है झारखंड, आदिवासी बहुल राज्य है। अधिवक्ता साहब बता रहे थे कि एक विभाग में ईडी ने कहा है कि 3,000 करोड़ का घोटाला है, सिर्फ आलमगीर आलम के विभाग में जो टेंडर मैनेजमेंट का है। इसके अलावा इन्हीं के संरक्षण में चल रही गौ तस्करी को ले लीजिए, इन्हीं के संरक्षण में चल रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को ले लीजिए, इसके अलावा हर मंत्रालय को जोड़ लीजिए। एक अदना सा पंकज मिश्रा नाम का आदमी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता था, उस पे 1,200 करोड़ के घोटाले का आरोप है। झारखंड में घोटालों की दास्तान कितनी बड़ी है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कुछ अंदाजा नहीं है। जब जेएमएम का जिला स्तर का नेता 1,200 करोड़ का घोटाला कर सकता है, तो आईएएस कितना किया होगा, मंत्री कितने किए होंगे, कोई अनुमान नहीं।
किसी को पता नहीं। शायद इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि झारखंड में ये अब तक की भ्रष्टतम सरकार थी। मधु कोड़ा तो बदनाम हुआ, असली मलाई तो अब खा रहे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मधु कोड़ा के दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों बोले। मधु कोड़ा का जो शिकायतवाद था उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और व्यवहार न्यायालय तक मैंने ही किया था, और वो शिकायतवाद से प्राथमिकी हुई वो भी मैंने ही किया था। उसमें इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था जैसा अभी है। और अभी भी मैंने ही सबसे पहले मुकदमा करने वाला शंभू नंदन कुमार 2020 में किया था। और जो दूसरा मुकदमा हुआ था वो उसमें वो चूंकि रिजेक्ट हो चुका मेंटेनेबिलिटी पर, मगर हमारा उच्चतम आदेश हो गया कि इसमें ईडी की जांच होनी चाहिए। तो दोनों मामलों को मैंने देखा है, बहुत निकट से देखा है। मधु कोड़ा से कितना गुना ज्यादा बड़ा गड़बड़ सरकार होगा ये, बस कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं, अंदाजा आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मधु कोड़ा के उस जो प्रक्रिया थी उसमें कट होता था। मीन्स अगर 200 करोड़ का ठेका है तो उसमें 10% ले लिया गया, चलो 20 करोड़ रुपया हो गया। इसमें अनुमान लगा ही नहीं सकते, और धन शोधन संस्था ईडी भी नहीं लगा सकती, क्योंकि किसी भी चीज की गिनती नहीं है। और आप इससे अनुमान लगा ले, किसी के घर में 100 करोड़ मिलता है, किसी के घर में 37 करोड़ मिलता है, तो आप इसी से अनुमान लगा ले, कैसे गिनती होगी? गिनती नहीं हो सकती। बिल्कुल, पीए के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं झारखंड में। झारखंड की कहानी हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली है। कितना बड़ा घोटाला हुआ है किसी को कोई अंदाजा नहीं। एक बार तो ईडी भी चक्कर खा के गिर जाए कि क्या किसी राज्य में ऐसा भी हो सकता है। आपको ये साक्षात्कार, इनसे बातचीत कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।